इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 10 और अध्याय का नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में अवधि और आयुष ये दो जिज्ञासु बच्चे हैं। ये सुबह सैर के लिए जाते हैं अपने माता पिता के साथ में, और यहाँ इनको ये घोंगे दिखाई देते हैं। ये घोंगे जो है इनको बच्चे ये खोल होता है और ये इसको सिर्फ एक खोल समझते हैं। इनकी माता जो है इन्हें न उठाने के लिए कहती है और कहती है कि इसमें जीवित घोंगे हो सकते हैं। तो इसलिए आगे पढ़ते हैं हम। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि घोंगे के कुछ खोल देखती है और उन्हें उठाने लगती है। उसकी माताजी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है कि यह खोल एक जीवित घोंगे के का घर हो सकता है। वास्तव में यह उनके शरीर का एक अंग होता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ इस घटना को साझा करते हैं। इसमें दोनों बच्चे हैं, अवधि और आयुष। वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा है वह एक सजीव घोंगे के शरीर का एक अंग कैसे हो सकता है। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्रियाकलाप 10.1 आइए अंकित करें। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें, आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास एक कबूतर। इन्हें तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें और आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव या निर्जीव के रूप में पहचानें और स्तंभ 2 में भरें। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। तालिका 10.1 हमारे आसपास की सजीव और निर्जीव वस्तुएं। यहाँ पर ये तालिका दिखाई गई है और आसपास की सजीव और निर्जीव वस्तुओं के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नाम है यहाँ पर सबसे पहले, फिर मेरा अनुमान वो सजीव है या निर्जीव, फिर कारण या टिप्पणी, सही उत्तर का कारण या टिप्पणी। पेंसिल निर्जीव है यहाँ पर, पुस्तक निर्जीव है, कबूतर सजीव है, कार निर्जीव है, पौधे सजीव हैं और अन्य जो है और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। इस तरह से आप इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। इससे आगे है, वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। तो यहाँ पर सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है या हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव। तालिका 10.1 में देखो, आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव क्यों है। आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है। पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं हैं। आपने पहचाना होगा कि गति एक ऐसी समानता है जो सभी सजीवों में होती है। सबसे पहले क्या है, गति। सभी सजीव क्या है, गति करते हैं। आपने कारों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा। इसका अर्थ यह है कि कार सजीव होती है। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो आप
तो कर सकते हैं, लेकिन एक कार नहीं कर सकती। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण हैं। जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव और निर्जीव के समूहों में बांटने का प्रयास करें, आप उन वस्तुओं की तुलना स्वयं से कर सकते हैं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? आगे इसमें जो आपको एक कार से अलग करने में सहायता करती हैं। माप या आकार में आप अपने आप वृद्धि नहीं होती। जो कार है, कार के माप में या आकार में अपने आप जो है वृद्धि नहीं होती। इसका तात्पर्य वह यह है कि वह निर्जीव है। क्या चीज़ है? निर्जीव है। कार को निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आपने किन विशेषताओं का उपयोग किया? सजीव होने की मूल विशेषताओं को पहचानने के लिए इस प्रकार अपनी चर्चा को जारी रखिए। कार जो क्या चीज़ है वो सजीव है। आपने किस विशेषता का उपयोग किया? हमने विशेषता का उपयोग किया कि हमारा शरीर तो वृद्धि करता है, परंतु कार जो है का शरीर जो है वृद्धि नहीं करता है। कार जो है वृद्धि नहीं करती। मतलब ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती हैं? आइए उनके बारे में जानते हैं। क्या हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने की गति कोई विशेषता मान सकते हैं? आपने आसपास की 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई है जो अपने आप गतिमान हो सकती हैं। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई 5 वस्तुएं केवल इसलिए सजीव हैं क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं? क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं। अब जंतुओं की भांति पौधे तो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। पौधों में गति का एक उदाहरण फूलों का खिलना है। पौधों में गति का एक अन्य उदाहरण कीटभक्षी पौधों में देखा जा सकता है। कीटभक्षी पौधों का एक उदाहरण ड्रोसेरा है। कीटभक्षी पौधों का उदाहरण क्या है? भी ड्रोसेरा। और कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? ये पौधे हैं कीटों को अपना आहार बनाते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की पत्तियां तस्तरी के आकार की होती हैं, जिनमें असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब भी कोई कीट तस्तरी के सतह को स्पर्श करता है, बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने चिपचिपे छोर से कीट को जकड़ देती हैं। इसमें यहाँ पर कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है ड्रोसेरा। आगे इसमें ड्रोसेरा किस प्रकार से कीटों को जकड़ता है यह बताया गया। भाई ये प्रश्न बन सकता है भी कीट ड्रोसेरा जो है किस तरह से कीटों को जकड़ता है या कीटों को खाता है, कीटों का भक्षण करता है। यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ से, और इसमें यहाँ तक है जकड़ लेता है यहाँ तक। अन्य कीटभक्षी पौधों में गति के प्रक्रम का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। आरोही लताएं भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। आरोही लताएं अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर ड्रोसेरा का पौधा है, उसकी पत्तियां दिखाई गई हैं। इसकी पत्तियों पर अनेक बाल जैसे तंतु होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों के संपर्क में आता है तो इन पर चिपचिपा पदार्थ होता है और वह कीट इनसे चिपक जाता है। उसके बाद में फिर क्या, ये तंतुओं को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और कीट को जकड़ लेते हैं। आगे है यहाँ पर, आप अपनी तुलना अपने बचपन की तस्वीर से करें। क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप 4 वर्ष पहले पहनते थे? नहीं, क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है। जो शरीर का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसमें यहाँ पर ये वृद्धि दिखाई गई है, ये शिशु में वृद्धि। पहले इसमें इसका आकार छोटा है, फिर बड़ा है, फिर क्या है और बड़ा हो जाता है। इसका कारण है आपके शरीर में वृद्धि है
और सजीव भी वृद्धि करते हैं। सजीव भी वृद्धि करते हैं। क्या हम यह मान सकते हैं कि वृद्धि सजीवों में की एक विशेषता है? इस तरह से आगे है, सजीवों को अपने वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की या भोजन की। हम लिखेंगे प्रश्न है यहाँ पर, सजीवों को वृद्धि और विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हम लिखेंगे भोजन की या पोषण की। ऐसे 5 सजीवों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे 5 सजीव हम कोई भी कह सकते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं सबसे पहले, और हमारे आसपास में सजीव हैं, जैसे गाय है भोजन करती है, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह से सभी क्या है ये भोजन करते हैं। अब ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद और थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की संख्या गिनिए। आंकड़ों को अंकित कीजिए। आप क्या पाते हैं? क्या आप प्रत्येक स्थिति के बाद श्वासों की संख्या में कोई अंतर देखते हैं? क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंस जैसे अनेक जंतुओं की श्वसन क्रिया पर ध्यान दिया है? जब वे विश्राम कर रहे हों तो उनके पेट की गति को ध्यान से देखिए। श्वसन प्रक्रिया में जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, वायु बाहर से हमारे शरीर में आती है। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो वायु हमारे शरीर से बाहर की ओर जाती है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। श्वास लेना क्या है? श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे भी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। जो पौधे हैं उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये प्रश्न है बन जाता है कि रंध्र किसे कहते हैं? हम लिखेंगे पौधे की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। तो इनके द्वारा पौधे सांस लेते हैं। इनकी सहायता से पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से पौधे जो है इनके द्वारा वायु को अंदर लेने में, ये छिद्र जो है पौधे को वायु को अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। क्या पौधे अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि क्या वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो इसमें यहाँ पर सजीवों की हमें क्या है? सभी सजीव जो है श्वसन करते हैं। क्या आपने ग्रीष्मकाल के दौरान कमीज पर कांख के आसपास पड़ने वाले सफ़ेद धब्बे को देखा है? ये धब्बे पसीने के कारण हो सकते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। जो शरीर है उसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो पसीना निकलता है उसमें क्या होते हैं? जल और लवण होते हैं। तो हमारे पास में प्रश्न बन जाता है कि जो हमारा जो पसीना है हमारे शरीर से निकलता है उसमें क्या होता है? हम कहेंगे जल और लवण। शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। क्या आप जानते हैं पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिज को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। पौधे भी जो है उत्सर्जन करते हैं। पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिज के सूक्ष्म बूंद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए घास और गुलाब। सभी सजीव जो है उत्सर्जन करते हैं। क्या हुआ भाई? सभी सजीव क्या चीज़ है? उत्सर्जन करते हैं। इसमें यहाँ पर ये पौधे की पत्तियाँ दिखाई गई हैं, घास दिखाया गया है। इसमें घास पर पानी की बूंदें दिखाई गई हैं यहाँ पर। आइए अब एक अन्य विशेषता पर ध्यान देते हैं। यदि बिना जूता पहने घूमते हुए अप्रत्याशित रूप से आपका पैर कांटे जैसी किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए
तो आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू लें या आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू लें तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु का छूना उद्दीपन है। क्या चीज़ है? कोई वस्तु या कोई घटना जो सजीवों की अनुक्रिया के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपन कहलाती है। तो इसमें ये आ गया हमारे पास में उद्दीपन किसे कहते हैं। कोई वस्तु या कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करती है उद्दीपन कहलाती है। आप भी 3 उद्दीपनों और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए। जो हमारा शरीर है उसमें हमने जो अनुक्रियाएं हैं उसको सूचीबद्ध करना है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जी हाँ, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ छुई मुई, लज्जालू या टच मी नॉट या मिमोसा पौधों को छूने पर वे अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। छुई मुई का पौधा है, इनको छूने पर ये क्या कर लेते हैं? अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो सूर्यास्त के बाद में अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं। विशेष तौर पर पौधों की एक दूसरे के सामने वाली पत्तियां आपस में पास आ जाती हैं। यह आंवले के पेड़ के बंद पत्तियों में देखा जा सकता है। जो आंवला का पेड़ है उसकी पत्तियों में ऐसा होता है। समस्त सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो सभी सजीव हैं उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। अपने आसपास कुछ अन्य ऐसे पौधों का पता लगाइए जिनकी पत्तियां सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाती हैं। यहाँ पर ये छुई मुई का पौधा दिखाया गया है। इसकी पत्तियां हाथ लगाने से मुड़ जाती हैं। आंवला और छुई मुई की पत्तियां इस प्रकार की अनुक्रिया क्यों करती हैं? उनके इस प्रकार के व्यवहार के लिए कौन सा उद्दीपन उत्तरदायी है? क्या आपने बिल्ली, कुत्ते या अन्य जंतुओं के बच्चों को देखा है? 5 अलग अलग जंतुओं के बच्चों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या आपने किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेंसिल, कुर्सी या बल्ब के बच्चों को देखा है? तो उसमें कहता है भी आपने जो बिल्ली है, कुत्ते हैं और अन्य जंतु हैं उनके बच्चों को आपने देखा है। क्या आपने जो पेंसिल है, कुर्सी है या बल्ब है इनके बच्चों को भी देखा है? सभी सजीव जनन करते हैं। सभी सजीव क्या है? जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया है। तो इसमें जनन की परिभाषा हो सकती है यहाँ पर भी जनन किसे कहते हैं? अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया को। जनन क्यों अनिवार्य है? यह जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न है जनन क्यों आवश्यक है? तो हम लिखेंगे जीवन की निरंतरता के लिए। जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों, भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता उसे मृत कहते हैं। जब कोई सजीव है और उसके बाद में वह भोजन, वायु और जल उपलब्ध होने पर उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता तो वो क्या होता है? मृत कहलाता है। उपयुक्त चर्चा से हम समझ सकते हैं कि सभी सजीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। जो सभी सजीव हैं उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और अंततः मर जाते हैं। इनमें से एक भी लक्षण का अभाव यह दर्शाता है कि वे निर्जीव वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है सजीवों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? प्रश्न क्या भी सजीवों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर है सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और अंततः जो है मर जाते हैं। अब जबकि आप यह जान गए हैं कि सजीव की पहचान कैसे की जाए, क्रियाकलाप 10.1 को पूरा करने के लिए तालिका 10.1 के शेष 2 स्तंभ 4 और 5 को भरिए। आप एक बीज को सजीव या निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे और क्यों? आइए जानें कि पौधों में इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताओं का अन्वेषण करने के लिए एक बीज कैसे अंकुरित होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि
विशेषताओं को अन्वेषण करने के लिए यह जानेंगे एक बीज जो है कैसे अंकुरित होता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और शेष हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह टॉपिक समझ आ गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।